गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी को प्रणाम, नमस्कार। चलिए सर, पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को शुरू करते हैं। और आज जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज की जो भी हमारी बातचीत होगी वो हमारी बातचीत है सीपीओ को लेकर। और सीपीओ का एग्जामिनेशन जो भी आज आपके सामने अपीयर होगा, उस एग्जामिनेशन को दो हिस्सों में बांटा गया, क्योंकि सीपीओ की परीक्षा में 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन का समय इतना तो हमें मिल नहीं पाता। इसलिए हम उन 50 क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो दोस्तों 50 क्वेश्चंस को हमने 25-25 क्वेश्चंस के दो हिस्सों में बांटकर पढ़ने पढ़ाने का तैयार किया है सारा मसला। चलिए, तो आज की परीक्षा सामने आपके आ रही है और फिर इनको मिलकर सोल्व करते हैं। ये सीपीओ एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम हुआ, 2018 की सेगमेंट थी। 12/3/2019 को ये परीक्षा हुई है दोस्तों, और टेस्ट का टाइम रहा 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसलिए कह रहा था आपको 25-25 नहीं है, 50 क्वेश्चंस टोटल दिए हैं। तो इसका पार्ट 1 आज से आपके सामने है, पार्ट 2 कल हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले ग्रामेटिकल एरर से संबंधित एक सवाल है। आइए दोस्तों जरा इस बातचीत को देखने का प्रयास करते हैं। नीदर मोहित नोर रोहित, इसको हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी समझा है कि जो हमारे पेयर कंजंक्शन होते हैं, जो पेयर कंजंक्शन होते हैं, इन पेयर कंजंक्शन में हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लेकर चलते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, इसे हम हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लेकर चलते हैं। मैं इसके लिए थोड़ा सा आपकी मदद करना चाहूंगा। आइदर और, एक शब्द और मैंने आपके सामने लिखा, नाइदर नोर, एक शब्द और मैं आपके सामने लिखता हूं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ऐसे जितने भी हमारे पेयर हैं, इन सभी में इनके साथ जो लिखी है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर लिखे हुए रोहित के मुताबिक वर नहीं, रोहित के मुताबिक मुझे वॉज का यूज करना पड़ा। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में ठीक होना चाहिए वर की जगह पर वॉज, यानी कि आपके लिए यहां पर सी फॉर चाइना एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड बेनेवोलेंट, बिनीद, बेनाइन। जो ये बी लिखा है ना, इस शब्द को पढ़कर देखिए, इट इज कॉल्ड बेनाइन, इट्स नॉट बेनिग्न, इट्स बेनाइन। और बेनिफिशियल, करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए डी फॉर दिल्ली की। बेनिफिशियल के अंदर टी नहीं सी का जिक्र होना चाहिए, तो डी फॉर दिल्ली स्पेलिंग गलत है, इसे ठीक कर लीजिएगा। आगे लेकर चल लेते हैं बात फेन। नंबर 3 हमारे सामने आता है फेन। फेन की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए सिनोनिम आपको चुनना है, तो प्रेफर, प्रिपेयर, प्रिटेंड, पेस्टर। फेन की अगर हम बात करें तो फेन के लिए सिनोनिम आपकी तरफ से हुआ डी फॉर दिल्ली, प्रिटेंड, दिखावा करना या किसी चीज को शो ऑफ करना। डी फॉर दिल्ली इसके लिए करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि क्वेश्चन दिया है यू मस्ट गो टू भोपाल इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। ठीक है जी, अब यहां पर अगर हम चीजों को समझने का काम करें तो ये भी अपने आप में एक पेयर कंजंक्शन ही होता है। पेयर कंजंक्शन में इस और की अगर हम बात करते हैं तो इस और के लिए हम लोग यूज करते हैं हमेशा वेदर। ठीक है, और के साथ पेयर बनाने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं वेदर। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में ठीक होना जो चाहिए वो होना चाहिए यू मस्ट गो टू भोपाल। आगे आगे लिखी हुई चीज बात को अगर मैं देखता हूं तो वेदर का जिक्र होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों गलत हुए। वेदर यू हैव लाइक्ड इट, अब यू हैव लाइक्ड का तो मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपने आप में रिसेंट पास्ट की बात करता है। लेकिन इस लिखे हुए सेंटेंस में यू मस्ट गो कहा है, और यू मस्ट गो कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। जाओगे या तो प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो पास्ट से इसका लेना देना नहीं होना चाहिए। इसलिए बेहतर होगा 4th के लिए आप बी फॉर बॉम्बे को मार्क करें, वेदर यू लाइक इट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने। मिस्टर शर्मा मे बी लेट बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर शुड बी।
कांट बी, वोंट बी, वुड बी। ठीक है जी। तो आई एम श्योर मिस्टर कपूर, तो यहाँ पर बेसिकली फ्यूचर की बात कही जा सकती थी, तो यहाँ पर आपकी तरफ से करेक्ट आंसर होना चाहिए बी फॉर बॉम्बे। मिस्टर शर्मा मे बी लेट बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर वोंट बी। ठीक है जी, बी फॉर बॉम्बे ज्यादा बेहतर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसे हम कहते हैं, एंड अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, इसे हम कहते हैं एपियरी। सी फॉर चाइना के लिए। एवियरी हम उस स्थान को कहते हैं जहां बर्ड्स रखी जाती हैं, एक्वेरियम जहां फिश रखी जाती हैं, ऑर्चर्ड जहां फल उगाए जाते हैं। तो एपियरी, सी फॉर चाइना आपकी तरफ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस होप दे विल। इस लिखे हुए सेंटेंस में आपको अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग बताना है। बरी द हैचेट। बरी द हैचेट की अगर हम बात करते हैं तो हैचेट बेसिकली एक छोटा सा हथियार होता है। अब किसी हथियार को अगर आप दफना देते हैं तो हथियार का मतलब दुश्मनी होता है, हॉस्टिलिटी होता है, ठीक है, एनिमिटी होता है। तो अगर आप उसी को दफना देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पुराने झगड़े खत्म और एक नया रिश्ता शुरू। 7th के लिए ए फॉर एप्पल सही मीनिंग बताता है, मीन्स का मतलब बरी द हैचेट, पुराने झगड़े, कलेश, लड़ाई जो भी है उसे खत्म करना और एक नई शुरुआत या नए रिश्तों की शुरुआत को संभालना। ए फॉर एप्पल इसके लिए ज्यादा बेहतर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हाजिर करेंगे सर। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। बिविच्ड, ब्लिजर्ड, बिटर, बिजारे। रोंगली स्पेल्ड वर्ड की अगर हम बात करें तो बिजारे, डी फॉर दिल्ली का मीनिंग तो हुआ स्ट्रेंज, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। बिटर आप लोगों ने सुना होगा, बिटर गॉड होता है। क्या बता सकते हैं बिटर गॉड का मतलब क्या होता है भाई? बिटर गॉड का मतलब क्या होता है? अगर हम बिटर गॉड की बात करते हैं तो बिटर गॉड बिटर कड़वे के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई। एक अगला शब्द हमारे सामने आता है, सर आपने शब्द को चेंज कर दिया है, जरा दिखाएंगे शब्द क्या है? बिविच्ड, बिटर, ब्लिजर्ड। तो देखो यहाँ सारी की सारी स्पेलिंग्स बेसिकली ठीक हैं, और जो मैं शुरुआत में आपके सामने कह रहा था इस स्पेलिंग का ध्यान रखना, इसमें जेड डबल नहीं आता। ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक है आशीष। चलिए अगली बातचीत को देख लेते हैं सर। अ पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरीज, वो इंसान जो कंपाइल करता है डिक्शनरीज को, लेक्सिकोग्राफर कहलाता है बच्चों। लेक्सिकोग्राफर को हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करो, जल्दी कहानी समझ में आती है। ग्राफ मीन्स लिखना, ओ का मतलब हुआ टुगेदर और लेक्सी का मतलब हुआ वर्ड। ठीक है जी। तो शब्दों को इकट्ठा करके लिखने वाली अगर हम बात करें तो उसी के लिए हमने कहा लेक्सिकोग्राफर। कैलीग्राफर जो लिखना सिखाता है, कार्टोग्राफर जो मैप ड्रॉ करता है, कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है, कोई डांस पे चांस मार ले। ठीक है, यहां पर बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हुआ ए फॉर एप्पल, लेक्सिकोग्राफर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सरकार। सेंटेंस के अंदर इंप्रूवमेंट आप लोगों को तलाशना है और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश दी गई है। इट इज नॉट वाइज रिलाइंग टू एनीबडी। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश ऐसे करो, अगर मैं कहूं इट इज गुड टू हेल्प अदर्स, तो ये वर्ब के बिहेवियर की बात है कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर इन्फिनेटिव के बिहेवियर की बात कही जाती है तो इट इज नॉट वाइज। वाइज अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव की हमें जरूरत है। इन्फिनेटिव की अगर जरूरत है
तो डी ऑप्शन बाहर हुआ, बी फॉर बॉम्बे भी बाहर हुआ, बचता है किस चीज पर, ए या फिर सी। और ये भी चीज अब हमें पता ही होनी चाहिए कि रिलाई के साथ हमें ओन का यूज करना होगा, इसलिए आपकी तरफ से सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। इट इज नॉट वाइज टू रिलाई ऑन एनीबडी। रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। सी फॉर चाइना आंसर करेक्ट हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ाएंगे जनाब। फेडअप का आपसे मीनिंग पूछा गया है। फेडअप का डिसगस्टेड, फ्यूरियस, होपफुल, प्लीज्ड। अगर आप इसके मीनिंग की बात करें तो डिसगस्टेड कहना सेंसिबल है। फेडअप का मतलब होता है जब आप किसी चीज से ऊब जाते हैं, ठीक है ना जी। नहीं नहीं, यहाँ पर डिसगस्ट का मतलब तो होता है नफरत करना। यहाँ पर फ्यूरियस ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। 11th के लिए सी फॉर चाइना, फ्यूरियस। चलिए अगला सवाल है, करेक्ट स्पेलिंग आपको रोंगली स्पेल्ड। ड्रेडफुल स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ड्रीमी स्पेलिंग ठीक है, और अगर हम सी फॉर चाइना को ध्यान से देखें ये भी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ड्रॉट की स्पेलिंग गलत है, DROUGHT, एच के बाद हमें टी लिखना होगा, ड्रॉट। ठीक है जी। चलिए सवाल नंबर 13 पर बढ़ते हैं। लिखे हुए सेंटेंस में आपको ईडियम का अर्थ बताना है। इफ यू गो फॉर दिस ट्रेनिंग इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ? इन द लॉन्ग रन का हिंदी में अगर अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इन द लॉन्ग रन का अर्थ हुआ है जिसका आपको यकीनन कोई परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यानी कि बहुत लंबे समय तक। ठीक है जी। तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है बच्चों इररेगुलर। इंटरमिटेंट का मतलब होता है इररेगुलर। अब इररेगुलर का ऑपोजिट दिया गया सी फॉर चाइना, रेगुलरली। लेकिन जो सेंस वहां पर कही गई है कि रेगुलर तो आपको बेनिफिट देने वाला सेंस नहीं कहा गया। डी फॉर दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएट का तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। इवेंचुअली इसके मीनिंग को जस्टिफाई करता है। ए फॉर एप्पल के लिए मार्क किया क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए सर। लिखा है हमारे सामने अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड इट इज कॉल्ड मिंट। बी फॉर बॉम्बे हम इसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बी फॉर बॉम्बे। एक्सचेंज होता है जहां पर आप पैसे को बदलते हैं। ठीक है। रिजर्व जहां पैसे को रखा जाता है। आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी से बना है, और बैंक तो आप जानते ही हैं। ठीक है। अगले सवाल पर काम करना चाहेंगे हम। बोंडेज। बोंडेज का सिनोनिम अगर पूछा गया है तो वो स्लेवरी होगा, लेकिन अगर एंटोनिम पूछा गया है तो लिबर्टी हुआ। ठीक है। बोंडेज का अर्थ होता है गुलामी, दास्ता। ठीक है। और ऑपोजिट अगर बनाया जाए तो इसका ऑपोजिट हुआ डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डी फॉर दिल्ली, लिबर्टी। क्वेश्चन 16 हमारे सामने ग्रामेटिकल एरर हम लोगों से पूछा गया है। ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट। अब अगर हम ध्यान से देखें, ही स्पेंड्स, यहां तक तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेंड उस इंसान की हैबिट या रूटीन है, और बच्चों हैबिट या रूटीन को तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताते हैं। ठीक है जी। आगे इसने लिखा है गुड डील ऑफ मनी। बच्चों इसके थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो डील है बेसिकली एक तरह का स्लैंग है, और आगे अगर हम कहें तो इसके साथ आने वाली बातचीत प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। फाइन। लेकिन यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आया हुआ है, नहीं आया है। मनी तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए ऑफ जो हम लगाने की कोशिश करेंगे, यहां पर हम लोगों ने लिखा गुड अमाउंट। अनकाउंटेबल के लिए तो हम अमाउंट यूज करते हैं या फिर क्वांटिटी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका ध्यान रखना। ठीक इसी तरीके से एक और सवाल हम लोगों से परीक्षा पूछ लेती है, जैसे हम कहते हैं अ नंबर ऑफ के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और इसी तरीके से अगर हम कहें द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अगर हम कहने की कोशिश करें तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये दो हमारे सेंटेंस में काफी इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे जाते। आगे बढ़ते हैं इस लिखे हुए सेंटेंस 16 में ए फॉर एप्पल को आप ठीक करेंगे। अगले सवाल की तरफ बातों को बढ़ाएं सरकार। डेम। डेम हम बोलते हैं लेडी के लिए। डेम बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, और अंग्रेजी भाषा ने इसे एज इट इज लिया है। ठीक है जी। और लेडी इसका अर्थ होता है। ठीक है जी। मैं एक बहुत अच्छी पोयम का नाम लिख रहा हूं जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने।
ठीक है जी। फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर द का यूज किया गया है। डेम का मतलब हुआ लेडी, सेंस का मतलब होता है विदाउट, और मर्सी का मीनिंग सभी को पता ही है। एक बहुत फेमस पोएम है जॉन कीट्स की, गूगल पर सर्च करके पढ़ के देखना, बहुत बेहतरीन लाइंस लिखी हैं। एक ऐसी लेडी जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। ठीक है जी। तो डेम का यहाँ पर मीनिंग सी फॉर चाइना हुआ, इसे हम लेडी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ाएंगे सर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव असेंबल। असेंबल का अर्थ होता है जब चीजों को आप इकट्ठा करते हैं। तो एंटोनिम अगर कहना है तो डिस्पर्स। ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से इसका एंटोनिम तैयार हो गया डिस्पर्स। डिस्पर्स का अर्थ होता है बांटना या बिखेरना। ठीक है जी। डिस्पर्स बांटना, बिखेरना या चीजों को अलग करना। आपकी तरफ से 18 के लिए हुआ ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन 19 पर बढ़ते हैं। लिबोरियस, करेक्ट स्पेलिंग सारी होनी चाहिए, एक गलत होगी स्पेलिंग। लिबोरियस, कॉर्टियस, मिस्टीरियस, रिलीजियस। अब अगर इनमें स्पेलिंग हमें गलत ढूंढनी है तो इसे हम कहते हैं कोर्टियस। कोर्टियस की स्पेलिंग जो ठीक होनी चाहिए वो ये होती है कोर्टियस। कोर्टियस को अगर हम कहें तो विनम्र। ठीक है जी, विनम्र, जो दूसरों के प्रति इज्जत मान या अच्छा स्वभाव रखता है उसे हम कोर्टियस कहते हैं। जैसे आपके घर पर अगर मेहमान आता है आप उसे कहते हैं नमस्कार करते हैं, उसे पानी चाय बैठने के लिए अच्छा खाना देते हैं, ये सब कोर्टियस होने के लक्षण हैं। प्रश्न संख्या 20 पर बढ़ा दीजिएगा सरकार। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमें देखनी है। डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू। लो जी, टेंस की ही गलती है यहाँ पर। डिड की अगर हम बात करते हैं तो डिड अपने आप में पास्ट की बात कर रहा है, डिड यू पास्ट की बात कर रहा है। व्हाट के ठीक बात आप आगे जो लिखने की कोशिश करते हैं व्हाट आई टोल्ड यू ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, मैंने जो आपको कल कहा था कि आपने वो किया, तो बात पास्ट की है तो पास्ट के मुताबिक बी फॉर बॉम्बे इसके लिए सही आंसर चुनना चाहिए था। चलिए सर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। होस्टाइल, अभी थोड़ी देर पहले मैं होस्टाइल शब्द आपके लिए यूज कर रहा था, और होस्टाइल होने का अर्थ क्या होता है, जब एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, दुश्मनी हो जाती है। और दुश्मनी होने का मतलब क्या हो, जब एक दूसरे के आप खिलाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर एंटोनिम इसका पूछना है तो हुआ फ्रेंडली, ए फॉर एप्पल। आपकी तरफ से 21 का एंटोनिम हुआ ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन 22 पेश करेंगे जनाब। गेटिंग द, इस ईडियम का अर्थ बताना है। गेटिंग द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एट दिस यंग एज इज अ फेदर इन हिज कैप। अब आप अपनी कैप में एक फेदर और जोड़ते हैं। बेसिकली ये बहुत प्यारी ईडियम है, बार बार परीक्षा ये पूछती है। ठीक है ना जी, जैसे आप अपनी कोई हैट पहनते हैं, ठीक है जी, हमारे प्रिय भगत सिंह इस तरीके की हैट पहनते थे, फाइन। अब अगर इसके ऊपर जो एक बैंड लगा होता है, अगर उसमें आप एक फेदर अपने साथ इसमें और जोड़ लेते हैं, तो बेसिकली ये जो फेदर जोड़ना है ये बेसिकली आपकी शान में एक कदम और आप बढ़ाने का काम करते हैं। इसका मतलब अकम्पलिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, जिस पर गर्व किया जा सकता है। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट हुआ। सी आंसर करेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दिखावे की चीज नहीं होती, आपने अपनी अचीवमेंट में एक चीज और बढ़ा दी, तो ये गर्व की बात है। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर आपकी तरफ से हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ाएंगे बातचीत। इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन, आगे लिखा है वी विल बी। ये तो क्वेश्चन ही अपने आप में खत्म हुआ। और क्वेश्चन क्या कहता है, लो जी मैं बताता हूं। इफ के साथ अगर हमें कंडीशन लिखी हुई नजर आती है पास्ट परफेक्ट में, तो जो भी रिजल्ट है बच्चों उसके लिए हमें वुड के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो इसका मतलब इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आगे विल बी को ठीक हमें करना होगा और इसकी जगह होना चाहिए वुड हैव बीन एट द ऑफिस नाउ। अब मुझे जो असली बात बतानी है वो ये हुई, देखो बच्चों ये लिखा हुआ है शब्द ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसके कुछ मीनिंग होते हैं, वो आपको याद रखनी चाहिए, बार बार पेपर में देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब पहला तो हुआ टू स्टॉप फंक्शन। इसका मतलब हुआ जब किसी चीज की कार्य प्रणाली रुक जाए, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन। जैसे आपकी कार ब्रेक डाउन होगी यानी कि उसने फंक्शन करना बंद कर दिया। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ, किसी चीज के प्रवाह को रोकना। जैसे नदी, नदी अक्सर जो नदी है उसके पानी को ब्रेक डाउन किया जाता है।
ब्रेकडाउन का ये मतलब नहीं है कि हिस्सों में बांट दिया है, ब्रेकडाउन का मतलब हुआ कि आप उसके फ्लो को रोक देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है जी। और इसका एक और मतलब होता है टू लूज द कंट्रोल। लूज की स्पेलिंग का ध्यान रखना भाई, टू लूज द कंट्रोल। अब इसका मतलब होता है इमोशनल ब्रेकडाउन, सुना होगा आप लोगों ने। इमोशनल ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या होता है, जब नर्वस ब्रेकडाउन भी हम कहते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ, कभी कभी हम अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते और हम रोना शुरू कर देते हैं, काबू से बाहर हो जाते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड ब्रेकडाउन। 3 अलग अलग मीनिंग आपके सामने है। फिर यहाँ पर हमने जो एरर मार्क कर दिया है वो होना चाहिए विल बी की जगह वुड हैव बीन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। Question 24. The plant will die blank you look after it. अब लिखे इस सेंटेंस में, तो बेटा इफ का सेंस तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहां पर सेंटेंस को ध्यान से देखें, इफ यू लुक आफ्टर इट द प्लांट विल डाई, ये कहना ठीक नहीं है, द प्लांट विल सर्वाइव। ठीक है, अब आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो सेंटेंस के अंदर एक नेगेटिव मीनिंग छिपा हुआ और यहां पर कंडीशन दी गई है। ठीक है ना जी, तो 24th के लिए बी फॉर बॉम्बे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लिखे हुए सेंटेंस में जो भी हम लोगों ने लिखा है, अगर इफ की मैं बात करता हूं तो इफ के साथ हम लोगों को आगे लिखा हुआ चाहिए था क्या चीज, नॉट। अगर इफ के साथ ये सेंटेंस होता तो बात बनती द प्लांट विल डाई इफ यू डू नॉट लुक आफ्टर एट इट। यही तो कहते भाई, अगर तुम देख रेख नहीं करोगे तो पौधा मर जाएगा, यही तो कहोगे। यानी कि इस इफ का जिक्र करते तो नोट आगे चाहिए, और हम लोग एक बात जानते ही हैं कि इफ के साथ नोट को मर्ज करना ही हमें सिखाता है किस चीज के बारे में, अनलेस के बारे में। तो यहां पर बी फॉर बॉम्बे ही तो आपका आंसर करेक्ट हुआ। आखिरी सवाल, द प्लांट, सर अगला प्रश्न पेश करेंगे। ये हुआ आपकी तरफ से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल। द मैन हु, आगे लिखा है सीन द एक्सीडेंट टू ऑकर टेलीफोन्ड द पुलिस। सेंटेंस के अंदर ध्यान से देखेंगे तो बात पास्ट की है, और पास्ट की ये बात होने के नाते आपके सामने बेसिकली 2 बातें कही गई हैं। आपके सामने 2 बातें कही गई हैं, एक इंसान ने जिसने एक्सीडेंट देखा और एक बात हो गई है जिसे हम कहते हैं बच्चों फोन करना। ठीक है, सो ये सेंटेंस में एक्सीडेंट देखने का एक्शन पहले हुआ, तो यहां होना चाहिए द मैन हु हैड सीन द एक्सीडेंट। क्लियर है, ठीक है भाई, द मैन हु हैड सीन द एक्सीडेंट। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट देखने वाला एक्शन है ये अपने आप में एक एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट होने का मतलब जो एक्शन पहले हो चुका, और जो एक्शन पहले हो चुका है उसको हम हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज करेंगे। अब यहां पर हेड के साथ हमने यूज किया सीन, और सीन के बाद जो भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो हेड सीन के ठीक बाद आगे जो ऑकर लिखा है वो अपने आप में दोनों बातें जस्टिफाई करता है, इसलिए बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। चलिए, बात यहां पर फारिग होती है। तो सीपीओ का जो पूरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, सीपीओ का जो पूरा प्रैक्टिस सेट है हम उसे चलिए दोस्तों, तो आज की बात यहीं तक हम लोग लेकर चलेंगे और इससे बात आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। इसके भी बचे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें पैराजंबल भी होगा, जिसके अंदर क्लोज टेस्ट भी होगा, वो सारा जिक्र कल हम लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।